वहां जो तापमान होगा, वहां आने वाले दिनों में रेडियोधर्मी विकिरण जो प्रभाव करेंगे वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। डर्टी बॉम्ब जो होता है वो तत्काल रेडिएशन का पता नहीं चलने देता, क्योंकि मालूम ही नहीं चलता। आपने बॉम्ब फोड़ा, बॉम्ब में जो क्योंकि आपने जिस प्रक्रिया के सहारे वो बम फोड़ा है वो नाभिकीय प्रक्रिया नहीं है, ना तो वो संलयन है और ना ही वो विखंडन है, तो यहां पता नहीं चलता कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद जब आपको ये समझ में आता है, कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि रेडियोधर्मी असर आपके शरीर में क्यों दिखाई दे रहे हैं, तब पता चलता है कि ये असल में डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था। मतलब फूटेगा वो नॉर्मल बॉम्ब की तरह, लेकिन रेडियोधर्मी विकिरण का असर पीछे छोड़ जाएगा, जबकि ये सीधे सीधे यहां परमाणु प्रक्रिया की सहायता से उसमें या तो फ्यूजन किया जाएगा या फिजन किया जाएगा और यहां पर उसको अंजाम दिया जाएगा। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर इसका डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या वाकई IAEA के इंस्पेक्शन से कुछ पता चल जाने वाला है? वहां पर पहुंचकर क्या वो सर्टिफिकेट दे देने की स्थिति में और रूस उसको मान लेगा क्या? सिवाज सर, ये एक अहम सवाल है। IAEA क्या करेगा वहां जाकर? देखो दिनेश, ऐसा है कि IA जो जाएगा वो इंस्पेक्शन तो करेगा, मगर ये यकीन करना कि डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल हो सकता है, नहीं, वो IAEA नहीं बता सकता। मगर सच्चाई ये है कि आप ये देखें, यूक्रेन डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल क्यों करेगा? यूक्रेन के पास सभी वेपन सिस्टम मिल रहे हैं। डर्टी बॉम्ब जो है ये आतंकवादियों का एक बॉम्ब है, जो इसको बोलते हैं चीप एटॉमिक बॉम्ब, और इसकी सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 15-20% है। और जब यूक्रेन के पास सब समो समाधान हाईमार्स जैसे हथियार मिल रहे हैं, एक से एक बेहतर वेपनी, थर्ड की बात हो रही है जो टर्मनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइड मिसाइल देगा अमेरिका, ऐसे में यूक्रेन अपने ही इलाके में अगर यूज करता है डर्टी बॉम्ब तो आबैल मुझे मार वाली बात है। मुझे कभी नहीं लगता कि यूक्रेन इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि ये सच्चाई है, ये एक ग्राउंड बना रहा है रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन करने का। ये लड़ाई जो है ये रूस में नहीं गई है। ये जो 4 इलाके हैं डोनबास के, 2 आप रोस्टक और डोनेट्स्क एरिया और आपका जापोरिजिया और खारासोन, ये है यूक्रेन का, क्रीमिया भी यूक्रेन का। तो ऐसे में ना डर्टी बम इस्तेमाल होगा और ना वो टैक्टिकल न्यूक्लियर सर। लेकिन मैं इसको थोड़ा सर मैं आपके पास लौटता हूं। आशीष, मैं आपके पास ये जानना चाहता हूं, इतनी सारी कंट्रीज के अपने काउंटर पार्ट्स को फोन करके असल में क्या दिखाया है रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने? सॉरी, कम अगेन। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने इतने सारे काउंटर पार्ट्स को जो कि नेटो से ताल्लुक रखते हैं, फोन करके क्या दिखाया है? बस वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमला होगा तो वो यूक्रेन की तरफ से होगा, लेकिन ये एक असमंजस की और एक कंफ्यूजन वाले स्टेज भी क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबली, और इसीलिए वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मुद्दे को लेकर खुद आ रहे हैं कि यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है डर्टी बम का। केवल और केवल कंफ्यूजन वाली स्थिति बनाई जा रही है। एक और बात जो एक अंडरलाइंग मैसेज भी है वो ये है कि देखिए, न्यूक्लियर वर्ड को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, शब्द को, यानी कि आप उसके बारे में जितना बताएंगे, जितना चर्चा करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना उसकी नॉर्मलाइजेशन। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसको समझिए। ये जो कहा जा रहा है आशीष की तरफ से वो भी समझिए। लोगों को आदत डाली जा रही है, न्यूक्लियर के नाम से चौंकने वाली दुनिया को न्यूक्लियर की आदत डाली जा रही है। लेकिन आदत डालने से क्या चीजें न्यू नॉर्मल, जैसे कोविड के समय कहा गया था, ये न्यूक्लियर के हिसाब से भी न्यू नॉर्मल हो पाएगा क्या? क्या उसके बाद दुनिया बचेगी नहीं? यूक्रेन में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है रूस के समारा में ट्रेन से T-90 टैंक की मूवमेंट। रूस का सबसे एडवांस ट्रैक है T-90M। ये मूवमेंट, इस मूवमेंट के बारे में भी समझेंगे। डॉक्टर घोष इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उनसे हम समझेंगे। लेकिन अगली अहम खबर की तरफ आपको फिलहाल लिए चलता हूं। T-90M की मूवमेंट यहां आपने देखी। अगली खबर देखिए, खैरसोन में यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराया। मैन पैड्स के जरिए हमले का वीडियो आया सामने। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, रूस के Kamov-52 हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाया गया। ब्लैक हॉर्नेट के जरिए रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला। बेहद छोटे ड्रोन से विस्फोटक गिरा रही है यूक्रेनी सेना। ब्लैक हॉर्नेट के रूसी सेना की जासूसी कर रही है यूक्रेनी सेना। जासूसी से लेकर तमाम दूसरे रोल्स में ये ब्लैक हॉर्नेट बहुत छोटा सा। असल में आप देखें तो आपने वो जो हम एक खास तरह के फ्लाई को हेलीकॉप्टर कहा करते थे, उसी तरीके के का ये ब्लैक हॉर्नेट। और अब अगली अहम खबर देखिए, रूस और बढ़ाएगा हथियारों का जखीरा। टैंक्स और स्पेशल इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में, टैंक्स माफ कीजिए, और स्पेशल इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में करेगा जबरदस्त इजाफा। ये टैंक्स पढ़िएगा प्लीज, ये टैंक्स लिखा हुआ है। टैंक्स की फैक्ट्री पहुंचे दिमित्री मेदवेदेव ने किया दावा। पुतिन के करीबी और सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन है दिमित्री मेदवेदेव।
T-72 और T-90 की फैक्ट्री में पहुंचे थे दिमित्री मेदवेदेव। तो ये बढ़ता हुआ युद्ध 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है। जो युद्ध, उसमें इक्विपमेंट्स को और बढ़ाने की बात की जा रही है। ये एक तरीके से एक तरफ ये दिखाई दे रहा है कि कन्वेंशनली अपने आप को और तैयार कर रहा है रूस, और उधर दूसरी तरफ डर्टी बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें भी हो रही हैं। अगली अहम खबर देखिए, परमाणु अटैक हुआ तो 5 घंटे में ही जाएंगी 3 करोड़ जाने। 3 करोड़ 5 घंटे में ही करीब 8.5 करोड़ लोग जख्मी हो जाएंगे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगा। आपने देखा कोविड के समय तो संभाल नहीं पा रही थी ये दुनिया। जब इतने सारे घायल लोग इलाज के लिए तड़पते हुए, मदद के लिए पुकारते हुए पहुंचेंगे, तो कैसे केटर करेगी वो दुनिया जो खुद अपने जख्मों को पहले सीने में और भरने में लगी हुई होगी? कैसे उन घायलों को संभाला जाएगा? ये जो बमों की बात की जा रही है, उसके बीच में असलियत क्या है वो आप जानते हैं। और ये तीनों अहम खबरें आपके सामने, और उनसे जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी। डॉक्टर घोष, ये आगे के लिए क्या इशारा है? ये क्या पूरा साल जा रहा है मामला, उससे ज्यादा जा रहा है? क्या होने वाला है अगले 1 महीने में? क्या होते हुए देखेंगे? आपकी तरफ से प्रेडिक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, ये एस्केलेशन तो बढ़ रहा है, और अभी रूस ने न्यूक्लियर बॉम्ब और डर्टी बॉम्ब को इक्वेट कर दिया है। दोनों में कोई काफी फर्क है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर चल गया, अगर उन्होंने TNWs इस्तेमाल कर लिए, तो जैसे आपने कहा ये बढ़ सकता है और करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। अब जरा ये बॉम्ब देखिए, जिन बॉम्बों के बारे में दुनिया बात करती है। आज जब बमों का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया को दहलाने की ताकत रखने वाले ये बड़े बड़े बॉम्ब, जहां दुनिया को राहत देने के लिए सामग्रियां बननी चाहिए। देखिए, महाताकत, महाशक्ति बनने के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। यहां देखिए जरा, जिस बॉम्ब का मैं जिक्र कर रहा हूं, TSAR, सार किंग, जिसको रशियन भाषा में कहा जाता है। यहां पर क्या है? यहां पर ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको जार बॉम्ब कहते हैं। 1960 में पहली बार इसका टेस्ट किया गया था। क्या है ये? ब्लास्ट हुआ तो आसमान में 40 मील की ऊंचाई तक असर इसका दिखाई देता है। यह है रशियन जार बॉम्ब। माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा ऊंचा इसका गुबार फिर देखने को मिलता है। ब्लास्ट हुआ तो 25 मील की चौड़ाई का मशरूम क्लाउड यह जार बॉम्ब बना सकता है। और यह एक तरीके का थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसमें भी फ्यूजन का और फिजन का, जिसको नाभिकीय विखंडन और संलयन कहते हैं। विखंडन मतलब उनका टुकड़ों में बंटना, जिसको आप फिशन कह सकते हैं, और फ्यूजन मतलब उसका संलयन। पहले इसकी शुरुआत होती है विखंडन से और फिर बात पहुंचती है फ्यूजन तक, और इतनी एनर्जी रिलीज होती है इस थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब से खतरनाक माना जाता है क्योंकि उसकी क्षमता आप नापते हैं किलोटन में, इसको नापा जाता है मेगाटन में। और ऐसा ये जार बनाकर जब बैठा हुआ है, तो अमेरिका की तरफ से क्या किया गया है? रूस ने अगर जार बॉम्ब बनाया है तो जरा देखिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने कासल ब्रेवो बनाया है। कासल ब्रेवो जो है वो जरा देखिए, 15 मेगाटन उसकी क्षमता है। ये एक तरीके से रशिया के जार का जवाब ही है, लेकिन क्षमता में जार एनी डे इस कासल ब्रावो पर भारी पड़ता है। अमेरिका का ये सबसे बड़ा बम, सबसे बड़ा बम, सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला, ये असल में सिवाज सर आपको बताएंगे। न्यूक्लियर और थर्मो न्यूक्लियर भी आप जल्दी से समझ लीजिए सिवाज सर। देखो, ये दिनेश हमें ध्यान देना पड़ेगा, दोनों देश जो कि अमेरिका और रूस हैं, उनके पास न्यूक्लियर हथियार 90% है। आप देखें, एक के पास 6000 है, 1000, 5500 है। मगर इसके अलावा देखें कन्वेंशनल जो हथियार हैं वो भी बहुत भयानक है, दोनों रूस और अमेरिका के पास। और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अभी न्यूक्लियर हथियार तो शायद अभी इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होंगे, अमेरिका नहीं कभी करवाएगा यूक्रेन से, रूस कर सकता है, मगर जो कन्वेंशनल हथियार है उनका मुझे लगता है दोनों तरफ से बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। वो अमेरिका भी देगा यूक्रेन को और रूस भी कर रहा है। और मुझे लगता है ये जो आप बात कर रहे थे पार्शियल मोबिलाइजेशन की, याद रखो कीव के अंदर क्या क्या था, रूस ने कीव का घेरा डाला था उसने अपने टैंकों से, और उसके बाद जब उसकी सप्लाई चेन बढ़ गई थी तो यूक्रेन ने स्टिंगर और आपकी जेवलिन मिसाइल से टैंकों को बर्बाद किया था। तो ये एक प्रॉब्लम रखना, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो ईस्ट यूक्रेन में हो रही है, वो यूक्रेन का इलाका है। रूस जो है ज्यादा आर्मर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई मैकेनाइज्ड वारफेयर होने के चांसेस कम है। और मुझे लगता है यूक्रेन के जो पार हाईमार्स
टर्मिनल हाईट्यूड एरिया ठीक है, डिफेंस ठीक है, सिस्टम, ठीक पेट्रोइड है। मिसाइल मिल रहे हैं, रूस को भी बड़ा हमको तो नुकसान राहत होगा। देता है सर, और जब रूस भी आप को अभी अपनी टैक्टिक कन्वेंशनल जब वॉर मशीनरी का नाम लेते हैं हमको तो राहत मिलती है। कम से कम वो स्टेज नहीं आ रही है, लेकिन सर ये रुकना चाहिए। खरसोन के न्यू काखोवका में भीषण हमले। काखोवका वही जगह है जहां हमने आपको वो ब्रिज दिखाया था, वो बांध दिखाया था, जिसके टूट जाने पर पूरे खरसोन में तबाही की बात थी, ज़ेपोरिजिया तक बाढ़ का पानी पहुंचने की बात थी। रिहायशी इलाके में दागे गए रॉकेट हमले में बिल्डिंग्स को भारी नुकसान की खबर। हमले के बाद रिहायशी इलाके से धुआं उठता नजर आया। यूक्रेनी आक्रामकता से खरसोन में पीछे हट रही है रूसी फौज। और अगली अहम खबर आपको बताता हूं, यूक्रेनी आर्मी ने रशियन सेना को जंग के मैदान से खदेड़ा। T-64 BB टैंक से रूसी सोल्जर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले का पूरा वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने किया जारी। वीडियो में जान बचाकर भागते दिखाई दिए रूसी सैनिक। जान बचाकर इसे इस चौकोर दायरे में देखिएगा किस तरीके से ये बताया भी गया है कि ये देखिए जो वीडियो जारी किया गया उसमें आप जो साथ में देख रहे हैं आवर टैंक एंड देन हाउ दे आर फ्लीइंग द एरिया। ये देखिए ये यूक्रेनी टैंक जिसको उन्होंने आवर टैंक करके बताया है। क्या